नमस्कार दोस्तों, एजुकेटेड इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के सपोर्टिंग मटेरियल का चैप्टर नंबर 8। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्वेश्चंस के आंसर्स निकालें। सिर्फ नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है जब तक हम क्वेश्चंस को फेस करना नहीं सीखते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए और सपोर्टिंग मटेरियल के जो चैप्टर 8 के क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने इस चैप्टर से पहले जो 7th चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण एवं समन्वय, वो मैंने डाल दिया है। उसके तीनों वीडियो डाल दिए हैं, सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं। तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरीके से। और आइए आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसमें जो प्रश्न है, क्योंकि बायोलॉजी है तो आप डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चंस हों उनकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि वो फिक्स है कि वो आने हैं और कोई ना कोई एक क्वेश्चन उसमें फंसता ही है डायग्राम बेस्ड। तो उसमें जो है आप अच्छी तरीके से डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें। इस चैप्टर में जितने भी डायग्राम हैं और पिछले चैप्टर में भी जो डायग्राम्स थे। ओके, तो चलिए ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रजनन के 2 प्रकार बताओ। तो प्रजनन के 2 प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो प्रजनन है, यानी कि प्रजनन बोलिए या जनन बोलिए, एक ही बात है। तो पहला जो जनन है उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप जो है अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। लैंगिक, पहले जनन का नाम है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। इसी में और लिख लें, ठीक है। तो पहला अलैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन और पहला हो गया लैंगिक जनन। आइए दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो प्लाज्मोडियम जो है विखंडन करता है। क्या करता है? विखंडन, ठीक है। इसमें है विखंडन का प्रोसेस, लेकिन विखंडन में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाइनरी फ्यूजन, यानी कि इसे हिंदी में हम कहते हैं द्विविखंडन, और एक होता है बहु विखंडन। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं, ठीक है, सिर्फ 1 नंबर का लेके नहीं चलते। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि बहुखंडन में क्या होता है, ठीक है। बहुखंडन में एक ही कोशिका, ठीक है, बहुखंडन में एक ही कोशिका बहुत सारे कोशिकाओं में बट जाती है, विभाजित हो जाती है, और इस प्रकार से वो बहुत सारे छोटे छोटे, अगर मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊँ तो कुछ इस तरीके का बनेगा इसका डायग्राम, कि ऐसे जो है मान लीजिए ये हमारे, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होंगी इसके अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर। ओके, तो ऐसे ऐसे मैं तो 4 ही बना रहा हूँ, लेकिन इसे बहुत सारी कोशिकाएं होंगी ऐसे। और जब ये यंग हो जाएगा तो ये फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, और मतलब ये है मेन कोशिका, जो बड़ी वाली कोशिका है ये है प्लाज्मोडियम। ओके, जब ये फट जाता है तो ऐसे ऐसे बहुत सारी जो है कोशिकाएं बाहर निकल जाती हैं और हर एक कोशिका बन जाती है एक नया जीव, नया प्लाज्मोडियम। ओके, तो ये कहलाएंगे आपके क्या? बहुखंडन, वो भी किसमें? प्लाज्मोडियम में। ओके, तो आइए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि मनुष्य में अंड का निषेचन कहाँ पर होता है। अंड, अब देखिए मनुष्य का जब इसने नाम लिखा है तो दोनों में आपको बताना है, किसमें? एक तो नर में आप बताएंगे, ठीक है, और दूसरा मादा में बताएंगे। नर यानी पुरुष में और मादा मतलब स्त्री में। तो नर में अंड का निषेचन होता है वृषण में, ठीक है। क्योंकि इसने सिर्फ मनुष्य लिख दिया है तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना होगा वृषण में, क्योंकि वृषण में स्पर्म यानी कि शुक्राणु पैदा होता है, वो नर अंडक है, और मादा में अंडाणु, ठीक है, आप लिख देंगे। और कहाँ पैदा होता है ये बताना है हमें, ठीक है। तो मादा में जो है ये उत्पन्न होता है, मादा में कहाँ पर? अंडाशय में। ओके, तो यहाँ पर आप याद कर लें कि मादा में अंडाशय में पैदा होता है और नर में शुक्राशय में, यानी कि वृषण में। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि मादा में अंडाणु जो है अंडाशय से निकलता है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 2 उभयलिंगी पुष्पों के नाम बताइए। यानी 2 उभयलिंगी का मतलब होता है दोस्तों, देखिए पौधे जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक वो पौधे जिसमें नर और मादा जनन भाग जो है, ठीक है, नर का जनन भाग और मादा का जनन भाग वो दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है। तो वैसे पौधों को हम कहते हैं एक लिंगी पौधा, या तो उसमें नर होगा या फिर मादा होगी, ठीक है। लेकिन द्विलिंगी पौधे में, यानी द्विलिंगी बोलिए या उभयलिंगी बोलिए, तो इसमें दोनों होंगे, नर भी होगा और मादा भी होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप कि उभयलिंगी पौधे में या द्विलिंगी पौधों में नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही पौधे में होते हैं। तो अब मैं इसका उदाहरण दे दूं आपको कि 2 उभयलिंगी पुष्पों के नाम बताने हैं। तो एक आप लिख लीजिए गुड़हल, 2 उभयलिंगी पुष्पों के नाम बताने हैं। तो एक आप लिख लीजिए गुड़हल, 2 उभयलिंगी पुष्पों के नाम बताने हैं। तो एक आप लिख लीजिए गुड़हल, 2 उभयलिंगी पुष्पों के नाम बताने हैं। तो एक आप लिख लीजिए गुड़हल, 2 उभयलिंगी पुष्पों के नाम बताने हैं। तो एक आप लिख लीजिए
ठीक है, गुड़हल। और दूसरा आप लिख लीजिएगा सरसों। सरसों के पौधे में और गुड़हल के पुष्प में दोनों ही जो है उभयलिंगी है, यानी कि नर और मादा दोनों एक में ही होते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, गुड़हल और सरसों का पौधा। ओके, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं कि कायिक प्रवर्धन क्या है। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कायिक प्रवर्धन मैं आपको चलिए डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। कायिक प्रवर्धन होता है यानी कि पौधों के कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से पौधे का बनना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं कि जब पौधा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन किसे कहेंगे, कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना और पत्ती आदि से होता है, इसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, और इसकी दो विधियाँ होती हैं, एक प्राकृतिक रूप से जो अपने आप होता है और एक कृत्रिम जो हम करवाते हैं। ओके, तो इसको हम डिटेल क्वेश्चन में लेंगे क्योंकि अभी जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर ये जरूर आएगा। ठीक है, तो आप इसकी टेंशन ना लें, आराम से जो है सॉल्व करें, और जितना बताया जा रहा है अभी एक नंबर वाले हैं तो इसके अनुसार हम पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में डीएनए कहाँ उपस्थित होता है। अब कोशिका में डीएनए कहाँ होता है, तो अगर मान लीजिए कोशिका है ये, ओके, और ये है इसका केंद्रक, बाकी सब जगह जो है कुछ ना कुछ सब्सटेंस होते हैं, कोशिका के अंगक होते हैं, राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं। ठीक है, तो ये जो भाग है ये वाला, इसको हम केंद्रक कहते हैं। ठीक है, कोशिका का जो बीच वाला भाग होता है, तो केंद्रक में ही पाया जाता है क्या, डीएनए। ठीक है, इसे याद कर लें आप कि कोशिका के केंद्रक में डीएनए उपस्थित होता है। ठीक है, कोशिका में डीएनए कहाँ उपस्थित होता है, तो कोशिका में डीएनए उसके केंद्रक में उपस्थित होता है। आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पौधे के जनन अंग कहाँ उपस्थित होते हैं। तो देखिए पौधे के जनन अंग कहाँ उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पर आप नॉर्मली लिखेंगे फूल। ठीक है, क्योंकि पौधे कई प्रकार के होते हैं और हम इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फूल वाले पौधे। तो पौधों में जो फूल होते हैं वो कोई हमारी सुगंध या खूबसूरती के लिए हमारे लिए नहीं बने, वो बने हैं कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए, दूसरे पक्षियों को आकर्षित करने के लिए, जीव जंतुओं को आकर्षित करने के लिए, ताकि फूल में जो जनन अंग है, क्योंकि अब पौधा तो कहीं जाता नहीं है बल्कि दूसरे जीव आते हैं, और पौधे में जो नर और मादा के भाग होते हैं उनके जो अंडाणु उत्पन्न होते हैं यानी पोलन ग्रेन, यानी उसको हम बोलते हैं हिंदी में परागकण, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक यही माध्यम लेके जाते हैं। उसमें वायु है, जल है, कीट पतंग हैं, उसमें जानवर हैं, उसमें सारी चीज़ें और दूसरे तरीके भी हैं। ठीक है, तो उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं यानी परागण कहते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे, आएगा आगे। ठीक है, तो फूल को याद कर लीजिएगा, फूल जो है पौधे के जनन अंग होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन 8 की कि गर्भरोधन हेतु रासायनिक विधि लिखें। तो रासायनिक विधि में दोस्तों देखिए गर्भ निरोधन में कई चीज़ें आती हैं। जैसे रासायनिक विधि में हम क्या करेंगे, पिल्स का यूज करते हैं। ठीक है, आप हिंदी में भी यही लिखेंगे, पिल्स का यूज। पिल्स मतलब कि गोलियां होती हैं दवाइयों की। ठीक है, तो पिल्स का हम यूज करते हैं, और पिल्स में आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बता देंगे, जैसे मालाडी और सहेली। आजकल जो आ रहा है मार्केट में वो सहेली है, तो मालाडी एक हो जाएगी आपकी रासायनिक विधि में पिल्स। ये क्या करते हैं कि आपके अंदर, यानी जो फीमेल के अंदर रसायन, मादा के अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जो हार्मोन निकलता है, जो अंडाणु निकलने के लिए जिम्मेदार है, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो मालाडी हो गई, और सहेली आप नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पिल्स हैं जो रासायनिक विधि के द्वारा, ठीक है, रोक देते हैं, गर्भ का रोधन कर देते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर, और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य बताइए। वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और पेपर में भी आ सकता है, उसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो टेस्टोस्टेरोन का दोस्तों देखिए पहला जो कार्य है, चलिए मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू ही समझाता हूँ, यहाँ पे टेबल दी होगी। पहला काम होता है कि सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं। सेकेंडरी कैरेक्टर्स का क्या मतलब है कि हमारे अंदर जैसे दाढ़ी निकलना और जनांगों पे बाल आना, ये सब वो, और शरीर में जो बनावट होती है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसमें परिवर्तन होता है टेस्टोस्टेरोन के कार्य। तो पहला कार्य है, सबसे मेन कार्य यही है कि शुक्राणु का उत्पादन करना। ठीक है, और दूसरा कार्य होता है ये कि लड़कों में यौनावस्था परिवर्तन, यानी जो यौनावस्था के दौरान जो परिवर्तन आते हैं शरीर में, वो नियंत्रित करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, जैसे दाढ़ी आना, मूंछ आना और आवाज़ का भारी हो जाना, ये सारे परिवर्तन जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा ही होते हैं। अगर ये हार्मोन सेक्रेट नहीं होता है तो
मानव भी यानी जो नर होगा उसमें वो करेक्टर नहीं होंगे, ना तो उसकी दाढ़ी आएगी ना मूंछ आएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन पे, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए प्लेसेंटा की बात कर लेते हैं। प्लेसेंटा क्या है, इसके कार्य बताइए। दोस्तों प्लेसेंटा जो है एक प्रकार की ऐसी संरचना है जो माता और जो शिशु है उसके बीच में ये पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। ठीक है, इससे ही माता के शरीर से भोजन जो है, ठीक है, इससे ही माता के शरीर से भोजन यानी उसके रक्त से भोजन शिशु के शरीर में प्रवेश करता है। ओके, तो इसीलिए प्लेसेंटा का जो है बहुत ही महत्व है, क्योंकि जो शिशु गर्भ के अंदर है वो तो भोजन कर नहीं रहा है, तो भोजन कैसे मिलेगा उसे, तो उसे भोजन मिलेगा प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि यह एक प्रकार के विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरीनुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। ठीक है, यानी एक तरफ से शिशु के केंद्र से, यानी कि उसके, जिसे हम अपनी भाषा में ढोंडी कह लीजिए या फिर पेट के बीच का जो भाग होता है नाभि कह लीजिए, वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है गर्भाशय की दीवार से। ठीक है, तो गर्भाशय की दीवार में तस्तरीनुमा बहुत सारी संरचना बनाता है। ऐसे ऐसे मैं समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर शिशु का जो है नाभि है, तो यहाँ से ऐसे रस्सी गई हुई है और माता के यानी गर्भाशय में वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, जॉइंट होगा। ओके, ये मान लीजिए गर्भ की दीवार है, तो इस तरह से वो अटैच होगा और यहाँ पर शिशु है, तो ये जो रस्सी का काम करेगा, तो यहाँ पर इस तरफ, इसे बोलते हैं तस्तरीनुमा संरचना। ओके, तो यहाँ पर जो पहला कार्य है कि माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण को प्रदान करता है। ठीक है, कौन, प्लेसेंटा। और जो दूसरा कार्य है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, यानी भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान। ठीक है, तो ये दो कार्य हैं प्लेसेंटा के और 2 मार्क्स में है, तो इसे आप जरूर याद कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है ये। ठीक है, क्योंकि ये आता रहता है एग्जाम में। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीव होने का क्या कारण है। तो हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीव होने के क्या कारण है, तो सिंपल सी बात है कि हमारे चारों तरफ जो भी जीवन है, ठीक है, उसमें उत्तरजीवता बनी हुई है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रजनन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे चारों तरफ जीव ही जीव उत्पन्न हैं। ठीक है, और हम अपने चारों तरफ जीवों को देख सकते हैं क्योंकि उनमें जनन की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, क्योंकि अगर जिस भी प्रजाति में जनन की प्रक्रिया नहीं होगी वो प्रजाति इस धरती से विलुप्त हो जाएगी। तो आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, इसका कारण यही है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपनी बीज, ठीक है, बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, तो ऐसे पौधों को फिर कैसे उगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे पौधों को हम कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही उगाते हैं। क्यों, क्योंकि वो बीज उत्पन्न करने की अपनी क्षमता खो चुके हैं। और दूसरा, हमें पौधों को, यानी कि जो हमें पौधे चाहिए वो बिना सीजन में, यानी कि अगर उनकी ऋतु नहीं है, उनका समय नहीं है, उसके बावजूद हम कायिक प्रवर्धन से उसे उगा सकते हैं। तो ये 2 कारण आपके बन जाते हैं, आप जो है इसे नोट कर लीजिएगा। और अगर समझना है तो मैं ऊपर आपको यहाँ भी बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो कायिक प्रवर्धन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लाभ जो है, ये जो है लाभ आप यही लिखेंगे। ठीक है, कि बीज उत्पन्न न करने वाले पौधों जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बनते हैं। ठीक है, जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। और अगर हमें आनुवांशिक रूप से नए पौधे का विकास करना है, यानी एक ही समान पौधे का विकास करना है, तो उस तरीके में भी हम यही लेंगे। ठीक है, तो ये जो लाभ हैं यही आपके उसके आंसर भी हो जाएंगे कि बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है और पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका होता है, तो आप ये उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 4 नंबर वाले में भी लिख सकते हैं और 2 नंबर वाले में भी। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5वां कि मनुष्य में नर व मादा लिंग हार्मोन के नाम लिखिए। तो नर हार्मोन अभी आपने देखा ही था और लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये होता है नर में। किस में होता है, नर में। ओके, और मादा में मैं आपको बता दूं प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, मादा में कौन सा हार्मोन होगा, प्रोजेस्टेरोन। ये मैंने लिख दिया आपको प्रोजेस्टेरोन, तो ये मादा में हार्मोन होगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे होगा भी, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और जो इसका एक और हार्मोन होता है जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं, एस्ट्रोजन, ये दोनों ही हार्मोन जो है मादा में स्रावित होते हैं और इसमें जो उनका नियंत्रण है वो भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ऊपर दिया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वृषण हो गया और यहाँ पे लड़कों में लड़के पे, ठीक है,
चलिए यहाँ नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है कौन सा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये 2 हार्मोन आप जो है लिख लीजिएगा। मैं एक और बता देता हूँ आपको, एस्ट्रोजन। ओके, तो ये दोनों हार्मोन आप नोट कर लीजिएगा, एक तो प्रोजेस्टेरोन हो गया, दूसरा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, अब जन में ना नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये जे है, जा है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फूल के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जो 100% एग्ज़ाम में आता है। मैं कह रहा हूँ आपको 99 भी नहीं कह रहा, मैं 100 कह रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, या फिर केरला कर्नाटका से हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी बोर्ड से आप, तो ये जो ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा एग्ज़ाम में आता रहा है और आएगा ही, ठीक है। यहाँ मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ। देखिए, जो प्लांट है, जो फूल है उसके, ठीक है, सब शुरुआत करते हैं नीचे से, ज़रा नीचे से नहीं, ऊपर से, चलिए आपको बताता हूँ। ये जो भाग है, ये वाला, ये जो भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पंखुड़ी, ठीक है। पौधे की, फूल के जो भाग होते हैं, ठीक है, पंखुड़ियाँ होती हैं। उसके बाद पंखुड़ियाँ जिस पर टिकी हुई है उसको हम कहते हैं बाह्यदल, ठीक है, ग्रीन वाला पार्ट। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है बाह्यदल, ठीक है। और इन दोनों के बाद अब हम आते हैं नर और मादा वाले भाग पर। ओके, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, ये जो लंबी लंबी छड़ियाँ जा रही हैं, ठीक है, ये जो लंबे लंबे पार्ट्स हैं, ये नर पार्ट हैं, इसको हम बोलते हैं पुकेसर पूरे को। और इसके 2 पार्ट होते हैं। जो ये उभरा हुआ पार्ट है इसको हम कहते हैं क्या? परागकोश। और जो ये नीचे वाला भाग है लंबा सा, इसको हम बोलते हैं तंतु। ओके, तो ये हो गया आपका परागकोश, और ये जो भाग है ये हो गया तंतु। ओके, इसके बाद यहाँ आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे नर बहुत सारे हैं, ठीक है ना, और मादा देखिए एक है बीच में। ओके, ये है आपकी मादा। अब यहाँ पर क्या है, ये पूरा जो पार्ट है ये वाला, ये कहलाता है अंडाशय। क्या कहलाता है? अंडाशय। और ये जो बीच वाला भाग है ये कहलाता है वर्तिका, और जो सबसे ऊपर वाला भाग है ये कहलाता है वर्तिकाग्र, ठीक है। तो इन तीनों भागों को मिलाकर पूरा स्त्री का जनन अंग बनता है, यानी कि मादा जनन अंग पौधे में, और इस पूरे पार्ट को हम बोलेंगे स्त्री केसर। ओके, और जो पुरुष जनन अंग बना है उसे हम बोलेंगे पुकेसर। तो ये एक उभयलिंगी पौधा है, ठीक है। और ये आई होप कि ये गुड़हल का ही पौधा है, ठीक है ना, इसे आप याद कर लीजिएगा, यही गुड़हल का पौधा है। तो आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि इसके पार्ट्स के नाम क्या हैं, ठीक है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं कि एक लिंगी व उभयलिंगी पुष्प में अंतर बताओ। तो एक लिंगी पुष्प कौन सा होता है? मैंने आपको चलिए बता देता हूँ मैं। एक लिंगी यानी कि जिसमें एक लिंग हो, ठीक है। तो उभयलिंगी वाले में ऊपर भी क्वेश्चन था 1 नंबर वाले में, और यहाँ भी है, देखिए पपीता लिख लीजिए एक, ठीक है, एक लिंगी पौधा है। और उभयलिंगी में आप गुड़हल लिख लीजिएगा, जो हम अभी डायग्राम देख रहे थे, ठीक है। ये आपकी बुक में दिया है तो इसलिए मैं यही बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारे हैं। अब हम बात करते हैं स्टडी का पूरा नाम क्या है। तो एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। ओके, उदाहरण भी दूँ तो चलिए आइए मैं आपको ऊपर बता देता हूँ। HIV एड्स ये सब जो है एसटीडी है। तो यहाँ पर मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि रोगों का लैंगिक संचरण, एसटीडीज़, अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे, ठीक है। तो एसटीडी की फुल फॉर्म होती है लैंगिक संचरण रोग, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लें, लैंगिक संचरण रोग, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होगी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। फुल फॉर्म में आप क्या लिखेंगे? सेक्सुअल, टी से ट्रांसमिटेड और डी से डिजीज, ओके। और हिंदी में लैंगिक संचरण रोग, ओके, लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर उसने एग्जाम्पल पूछा, तो देखिए यहाँ बैक्टीरिया के द्वारा यानी जीवाणु से होने वाले रोग दे रखे हैं, गोनरिया और सिफिलिस। और वायरस से होने वाले रोग दे रखे हैं विषाणु जनित मस्सा और HIV एड्स, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया से और वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम दे रखे हैं, ठीक है। ये एसटीडीज़ हैं। एसटीडीज मतलब लैंगिक संचरण रोग। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। अब देखिए आ भी गया, स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताओ। तो दोस्तों स्वपरागण क्या होता है?
स्वपरागण और परपरागण में अंतर हम कैसे बताएंगे? तो स्वपरागण होता है जब एक पौधे का, ठीक है, मतलब चलिए इस पे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ डायग्राम पर। अब देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ ताकि और बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये है परागकोश और इससे बनेगा परागकण, यानी इनसे परागकण बनेगा, ठीक है। और वो परागकण इस पे आएगा, ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, यानी वर्तिकाग्र पर। तो जब ये एक ही पौधा है और इसी पौधे का परागकण जब इसी पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है तो वो कहलाएगा स्वपरागण, ठीक है। अब मान लीजिए इसी पौधे का परागकण किसी और पौधे पे जाता है। अब किसी और का मतलब ये नहीं कि किसी दूसरी प्रजाति के पौधे पे, बिल्कुल नहीं। अगर ये गुड़हल का पुष्प है तो दूसरे पौधे में भी गुड़हल का ही पुष्प होना चाहिए, गुड़हली का पौधा होना चाहिए। तो उस पर अगर इसका परागकण जाएगा तो वो कहलाएगा परपरागण, ठीक है। यानी कि जब, अब आप परिभाषा कैसे लिखेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आई थिंक गिवन होगा, तो मैं उससे समझाता हूँ आपको, बेहतर होगा। तो यहाँ नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसे आप लिखेंगे कैसे वो समझ लें कि जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो उसको हम स्वपरागण कहते हैं। और यदि एक पुष्प का परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प पर स्थानांतरित होता है तो उसको हम परपरागण कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि निम्न में प्रजनन की विधियों के नाम बताओ। हाइड्रा, अमीबा, प्लैनेरिया और स्पाइरोगारा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाइड्रा में मुकुलन होता है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और अमीबा में विखंडन होता है, प्लैनेरिया में खंडन होता है और स्पाइरोगारा में खंडन होता है, ठीक है। तो ये जो है आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप जो है अपने सजेशंस ज़रूर जो है इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जाकर दें, लिखें। और जो भी चीज़ हो, जो भी डाउट्स हो आपके मन में, यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें और मुझ तक पहुँच जाए कि जो भी हो सकेगा मैं उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। तो उत्तक संवर्धन क्या है? देखिए पौधा जो होता है उसके सबसे ऊपर टिप पर मतलब टिप पर एक हार्मोन होता है जिसे हम ऑक्सीन्स कहते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसे हम ऑक्सीन कहते हैं, उस ऑक्सीन का छोटा सा भाग हम ले लेते हैं, ठीक है। और उसको हम लैब में यानी कि प्रयोगशाला में उसे हम ग्रो कराते हैं, उसको विकसित कराते हैं। उसी को हम बोलते हैं उत्तक संवर्धन। कि इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम, ठीक है, में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छ जैसे कैलस बनाती हैं, ठीक है ना, और परिवर्तित हो जाती है, यानी कैलस में परिवर्तित हो जाती हैं। और कैलस को हार्मोन में रखा जाता है जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे बन जाते हैं। इसे फिर मिट्टी में लगा दिया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम कहते हैं क्या? उत्तक संवर्धन। क्या कहेंगे? उत्तक संवर्धन, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पे आर्किक का पौधा हो गया और जो कुछ सजावटी पौधे होते हैं वो, ठीक है। तो उत्तक संवर्धन उनका किया जाता है, यानी सबसे ऊपर वाले भाग पर पौधे के, ठीक है, कोशिकाएं जो होती हैं उनमें विभाजन की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए उनका चुनाव किया जाता है, ठीक है। और उसके बिना पौधा आगे नहीं बढ़ सकता, उसका विकास नहीं होगा। तो वो बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पौधों में निषेचन के प्रक्रम को समझाइए। यानी जो पौधे हैं उनमें आपको निषेचन बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निषेचन कहते किसे हैं। तो जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब नर और मादा युग्मक का संलयन होता है तो उसको हम निषेचन कहते हैं, ठीक है। और निषेचन से क्या होता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी कि अंडाशय के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नर जो है यानी परागकण जो नर से निकलता है परागकोश से, परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुँचती है, ठीक है। मैं आपको बस ये बता दूं, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ पर, ये मेरा काम था समझाना, यहाँ पर मुझे यहाँ पे समझाना था आपको। तो देखिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है दोस्तों, ये जो परागकण है
ठीक है, यानी परागकण का है, परागकण में होता है नर युग्मक, ठीक है। नर युग्मक मतलब जो जैसे हमारे मनुष्य में शुक्राणु होते हैं, वो आगे आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम लेते हैं तो नर युग्मक, तो ये जो नर युग्मक है, ठीक है, जो कि परागकोश से उत्पन्न होता है और परागण के द्वारा ये आ जाता है किसमें, वर्तिकाग्र से होता हुआ उसमें ट्यूब के द्वारा ठीक है, ट्यूब के द्वारा जो है पहुंच जाता है कहाँ, अंडाशय में। कहाँ पहुंचता है ये, अंडाशय में, ओके। और उसके बाद यहाँ पर ये आप ध्यान से देखेंगे, अंडाशय में जो है मादा युग्मक है पहले से। अंडाशय में कौन है, मादा युग्मक, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए जरा, मादा युग्मक यहाँ पे, तो मादा युग्मक यहाँ पर है। तो ये जो नर युग्मक है मादा युग्मक के साथ जब संयुक्त हो जाता है, मिल जाता है, तो इसी को हम निषेचन कहते हैं, ठीक है। और ये पौधों में निषेचन है, ओके। और मैं आपको थोड़ा सा और ज़्यादा समझा देता हूँ और इसमें थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है। तो देखिए, मनुष्यों में निषेचन इस फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे भाग में निषेचन होता है। निषेचन का मतलब होता है कि नर और मादा युग्मक का मिलना, ओके। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वीर्य कैसे बनता है। देखिए, मैं आपको ये पूरी प्रक्रिया समझा देता हूँ, वीर्य कैसे बनता है। वीर्य जो है शुक्राणु और उसके साथ एक तरह का द्रव होता है, ठीक है, उन सब से मिलकर बनता है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये है वृषण, यहाँ पर शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, ठीक है। फिर वो शुक्राणु ऐसे इस नली से होते हुए ठीक है, शुक्रवाहिनी से होते हुए, इसे शुक्रवाहिनी कहते हैं नली को, शुक्रवाहिनी से होते हुए पहुंच जाते हैं कहाँ पर, यहाँ शुक्राशय पर, ये यहाँ पर, ठीक है, शुक्राशय में, यानी वो यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पर रुकते हैं, वो कौन, शुक्राणु, ठीक है। और शुक्राशय से एक तरह का द्रव स्रावित होता है, ठीक है। और एक प्रकार का और द्रव यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, यानी ग्रंथि है, ये जो नीचे हाथ दी हुई है, ठीक है, जो आपको गोल से ऐसे दिख रही है दिल के आकार की, तो एक ग्रंथि है। इस ग्रंथि से भी एक प्रकार का द्रव निकलता है, आप यही लिखेंगे उसमें, और दोनों द्रव इसमें मिल जाते हैं, किसमें, शुक्राणु में। ये दोनों द्रव इसलिए ज़रूरी हैं ताकि शुक्राणु को भोजन प्राप्त हो सके और उसके साथ ही उसे आगे गति करने के लिए माध्यम मिल सके। तो इनका ये कार्य है, यानी शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि से जो, ये देखिए यहाँ पे नाम लिखा है, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय से जो द्रव निकलता है उसका कार्य होता है शुक्राणु को माध्यम यानी कि मीडियम प्रोवाइड करवाना गति करने के लिए, और दूसरा कार्य होता है क्या, न्यूट्रिशन यानी कि भोजन प्राप्त करवाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पूरे मिश्रण को हम बोलते हैं क्या, इस पूरे मिश्रण को हम कहते हैं वीर्य। तो आई होप कि आपको ये पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो आइए अब शुरू कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं आज का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। तो नर जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो अभी मैंने आपको चित्र दिखाया, आप प्लीज़ चित्र बना लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और मैंने आपको प्रक्रिया समझाई दी है, फिर भी मैं आपको एक बार प्रक्रिया इसकी समझा देता हूँ, ठीक है, कि नर जनन तंत्र में क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे जो मेन है वो है वृषण। वृषण से फिर शुक्राणु उत्पन्न होते हैं और वहाँ से ये शुक्र, ये जो मैंने निशान लगाया ये है शुक्रवाहिनी से होते हुए पहुँचते हैं कहाँ, शुक्राशय। शुक्राशय से प्रोस्टेट ग्रंथि, और प्रोस्टेट ग्रंथि से यहाँ पर आप देखेंगे ये एक तरह की जो लाल सी ये रेखा दिख रही है आपको, ये जो है शिश्न का भाग है, ये शिश्न है। तो इस नली के द्वारा ही शिश्न में पहुँचता है। और एक बात और याद रखें दोस्तों कि मानव में जो नर है, नर में ये मूत्राशय और ये शुक्राशय दोनों एक ही रास्ते के द्वारा बाहर निकलते हैं, ठीक है, शिश्न के द्वारा। तो नर में एक ही जो है रास्ता है, पैसेज है, जबकि महिलाओं में एक नहीं दो दो होते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं कि मूत्राशय के लिए अलग होता है और जो गर्भाशय है वो अलग होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं आज के, जो कि 3 मार्क्स का है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ठीक है, नाम के चित्र बनाना था तो आप जो है बना लीजिएगा बड़े आराम से और अच्छी तरह उसे लेबल कर लीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा। भ्रूण लिंग निर्धारण क्या है, इसे क्यों निषेध किया गया? तो देखिए, भ्रूण लिंग निर्धारण में आपको बता दूं कि गैर कानूनी तरीके से, ठीक है, लिंग की जांच करवाना और फिर उसके साथ ही अगर वो लड़की हो तो उसको उसकी हत्या कर देना, गर्भ में उस भ्रूण को मार देना, यही कहलाता है भ्रूण लिंग निर्धारण। ठीक है, मतलब भ्रूण लिंग निर्धारण का मतलब क्या है कि माता के गर्भ में कौन सा लिंग है, यानी चाहे वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यानी कि वो नर है या मादा है, इसका पता लगाना ही भ्रूण लिंग निर्धारण कहलाता है। इसे क्यों निषेध किया गया? तो मैंने आपको अभी रीज़न बताया कि अगर बहुत से लोग ऐसे थे, बहुत ही नीची सोच के जो लोग थे, जो लड़के को ज़्यादा बेहतर और लड़कियों को बहुत ही नीचे मानते हैं, लड़कियों को अच्छा नहीं मानते अपने समाज में, जबकि वो खुद एक माँ से ही पैदा हुए हैं, एक माँ के गर्भ से ही निकले हैं, फिर भी वो लड़कियों को वैल्यू नहीं देते हैं, मान सम्मान नहीं देते हैं, उनकी हत्या करना चाहते हैं, तो वो भ्रूण में ही उनकी हत्या कर देते हैं और एक जो जीव है, एक जो जीवन है जिसको लेना चाहिए था एक गर्भ में ही, उसे मार दिया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए ही इसको निषेध किया गया, यानी कि इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है कि भ्रूण लिंग निर्धारण नहीं होगा। ओके, आइए बात कर लेते हैं, एक पुष्प के ऊर्ध्व काट का नामक चित्र बनाइए। तो पुष्प के ऊर्ध्व काट का यानी कि ट्रांसवर्सल सेक्शन का आप बना दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का चित्र होता है, ये इसके ऊपर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहले वाली वीडियो में ज़रूर देखिएगा वो, ये डायग्राम है और दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सबसे नीचे वाला भाग है ये कहलाता है बाह्यदल, फिर ये वाला भाग पंखुड़ियाँ कहलाती हैं, और ये जो दो पार्ट हैं, ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा और नीचे करूँगा और आपको दिखाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो भाग हैं ये लंबे लंबे, इनको हम कहते हैं पुकेसर। क्या कहते हैं? पुकेसर। और जो बीच में ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है सीधा, ये जो बीच में आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये महिला पार्ट है, यानी स्त्री केसर है। और इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला ऊपर वाला कहलाता है वर्तिकाग्र, और बीच वाला कहलाता है वर्तिका, और नीचे वाला जो पार्ट है कहलाता है अंडाशय। ओके, तो इसका नामांकित चित्र बना दीजिएगा और अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और एग्ज़ाम में 100% आता ही है। देखिए, मैं 99 नहीं कह रहा हूँ, 100 कह रहा हूँ, और कह रहा हूँ तो ये समझ जाइए, इतना अनुभव है मुझे, मैंने जो पढ़ाया अभी तक, ज़रूर आता है सीधा, नहीं तो घुमा फिरा के आएगा ज़रूर। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन के बीच अंतर स्पष्ट करो। तो दोस्तों, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा, आप खुद ही लिख लीजिएगा, मैं बस आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों की ज़रूरत होती है, जबकि अलैंगिक में एक ही उससे पिता, मतलब एक ही पौधे से या एक ही जीव से नए जीव का उत्पादन हो सकता है या नया जीव बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे विस्तार से दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि पढ़ने में आपको और मुझे पढ़ाने में आपको आसानी हो। यहाँ पर अलैंगिक जीवन के बारे में देखिए, प्रजनन के बारे में क्या बताया गया है कि एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। ठीक है, जबकि लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता यहाँ, और लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। नया जीव पैतृक जीव के समान समरूप होता है, जो नया जीव होता है वो बिल्कुल अपने माता पिता की तरह ही होगा, जबकि यहाँ पर यानी लैंगिक प्रजनन में वो बिल्कुल ही माता पिता की तरह तो नहीं होगा, उसमें सबका मिश्रण होगा, माता के भी पिता के भी, और उनके दोनों पूर्वज जो हैं, जो माता के पूर्वज हैं जो पिता के पूर्वज हैं, दोनों के ही गुण होंगे, और खुद अपने में भी, और खुद नए गुण भी होंगे। ठीक है, और ये सतन गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है, यानी 2 से 4, 4 से 6 बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाना, ये बहुत ही अच्छा और सरल तरीका है। यह निम्न वर्ग के जीवों में पाया जाता है। जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको बताया था इस चैप्टर के, कि जिन जीवों की संरचना बहुत ही सरल है, आसान है, बस उन्हीं जीवों में ये उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी कि अलैंगिक जनन होगा। हम जैसे जीव और जो जीव जंतु हैं हमारे आसपास, उन सब में लैंगिक जनन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो शारीरिक बनावट है वो काफ़ी जटिल है, तो इसीलिए, ठीक है, हमारे अंदर लैंगिक प्रजनन होता है, और नर और मादा अलग अलग शरीर में होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोनों में सेम है, बस उसका उल्टा कर लीजिएगा, सब कुछ सेम हो जाएगा। ओके,
देखिए यहाँ बताया भी है, मैंने आपको बताया भी, उच्च वर्ग के जीव में पाया जाता है लैंगिक जनन, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, वो मैं आपको यहाँ बताना जरूरी है मुझे। नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता। यानी माता पिता के तो उसमें गुण हैं ही, लेकिन उसके साथ उसके खुद के भी गुणधर्म हैं, ठीक है। तो इसलिए वो ना तो माता की जैसा बिल्कुल होगा और ना ही पिता की तरह बिल्कुल होगा, बल्कि वो दोनों से ही अलग होगा और उसके अपने भी गुणधर्म होंगे। तो दोस्तों सॉरी, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं? अगला क्वेश्चन जो है आपका, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं? तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत सारी विधियाँ हैं, देखिए मैं आपको बता दूं बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन 10th लेवल पे आपको 5 या 6 ही पढ़नी है, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहली जो विधि है वो है खंडन, ठीक है, विखंडन, सॉरी, उसे हम बोलते हैं विखंडन। और मैंने आपको बताया था कि विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो द्विखंडन, जिसमें एक ही जीव 2 भागों में बट जाता है, और दूसरा होता है क्या, बहुखंडन, ठीक है। दूसरा क्या है, बहुखंडन है। बहुखंडन में क्या होता है, और एक ही जीव बहुत सारी जीवों में बट जाता है, जैसे प्लाज्मोडियम, ठीक है। उसके बाद बात करें खंडन की, तो खंडन मतलब शरीर के टुकड़े टुकड़े में टूटकर नए जीवों की उत्पत्ति होना। तो खंडन जो है स्पायरोगायरा में होता है, किस में होता है, स्पायरोगायरा में। फिर जो तीसरा है, जो जनन का तरीका है सबसे कॉमन, वो है पुनरुद्भवन पुनर्जनन। ये अक्सर नहीं होता है, जैसे छिपकली की पूंछ कट जाना तो दोबारा जम जाती है। प्लेनेरिया का भाग जो है शरीर का कई भागों में कट जाता है, बाई चांस की बात कह रहा हूँ मैं, तो उससे भी एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। प्लेनेरिया भी है, हाइड्रा भी है, तो ये पुनरुद्भवन करते हैं। ये देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर हर पार्ट एक नया जीव बन गया है, ठीक है। तो प्लेनेरिया में क्या होता है, पुनरुद्भवन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे कोई काटेगा तभी ये 2-3 नए जीव बनेंगे, ये बाई चांस अगर कट गए तो नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। और हाइड्रा भी ऐसा ही कुछ करता है, अगर वो उसका कुछ भाग कट जाए तो अपने आप ही वो ग्रो हो जाता है नए जीव में, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तीसरा था। अब चौथे पार्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए चौथा है मुकुलन। मुकुलन में हाइड्रा में दोस्तों मुकुलन भी होता है, और ये रिजनरेशन से भी हो सकता है, यानी पुनरुद्भवन से भी, पुनर्जनन से भी हो सकता है। तो हाइड्रा और ईस्ट, इसमें मुकुलन होता है। मुकुलन का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे उभार आ जाते हैं इनके शरीर पर, ठीक है, ये, और ये जो छोटा सा उभार है इसी को हम बोलते हैं क्या, मुकुलन। और फिर ये थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होकर शरीर से अलग हो जाएगा और फिर एक नया जीव बना लेगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद जो है पांचवा जो है वह है बीजाणु समासंग। यानी ये जो ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड मोल्ड का मतलब होता है, यानी ब्रेड मोल्ड को हम हिंदी में कहते हैं ब्रेड मोल्ड ही कहते हैं, ठीक है। राइजोपस, राइजोपस कहते हैं साइंटिफिक ने। तो राइजोपस में ऐसे स्पॉन्जिया होते हैं, ठीक है, यानी मोटे मोटे गोलक होते हैं, और उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, जिसे हम स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। ये स्पोर्स चारों तरफ फैल जाते हैं और हर एक स्पोर्स पे एक नया जीव बन जाता है, ऐसे ही नया प्लांट बन जाता है, ठीक है, पौधा उग जाता है। तो ये सब तो थे अलैंगिक जनन की विधियाँ। इसके अलावा एक और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है कायिक प्रवर्धन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट यूज्ड है, हम लोग सबसे ज़्यादा इसका यूज करते हैं सारे फल सब्जियां उगाने में ज़्यादातर, ठीक है। तो ये 6 विधियाँ थी आपकी किस चीज़ की, अलैंगिक जनन की, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन क्या है कि मादा जनन तंत्र का नाम के चित्र बनाओ तथा इसके विभिन्न कार्य, भागों के कार्य बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आपको बताते हैं, काफ़ी इजी डायग्राम होता है इसका, तो आप इसे बना के याद कर लें। तो दोस्तों ये है नर, ठीक है, सॉरी, मादा जनन अंग। अब मादा जनन अंग में आप देखेंगे कि सबसे नीचे यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं, यहाँ इधर ले आता हूँ, सबसे नीचे यहाँ पर क्या है, योनि, उसके बाद ग्रीवा, और उसके ऊपर गर्भाशय, ठीक है। और यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, यहाँ आप देखेंगे एक ये वाला पार्ट और एक इधर से वाला पार्ट, ये फेलोपियन ट्यूब है, यानी कि हिंदी में से हम बोलते हैं अंडवाहिनी, ओके। और ये जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं ये मेन है। जैसे नर में वृषण होते हैं, वैसे इसमें टेस्टिस जैसे टेस्टिस होते हैं नर में, फीमेल मेल में, वैसे ही फीमेल में, मादा में अंडाशय होता है, ठीक है। तो पेयर ऑफ अंडाशय यानी पेयर ऑफ ओवरी है, यानी कि जोड़ों में होते हैं अंडाशय, एक इधर होगा और एक इधर होगा, ठीक है। और हर 28 दिन पे एक अंडा इस तरह निकलता है, जो कि इस अंडवाहिनी के द्वारा गर्भाशय तक पहुंचता है। कहाँ से, या फिर इधर के अंडवाहिनी के द्वारा गर्भाशय तक पहुंचेगा, ठीक है।
और ये गर्भाशय की दीवार है। तो सबका कार्य बताना है आप, तो आप जो है कार्य बताएंगे मुख्य मुख्य जो भाग हैं कि ये गर्भाशय है। गर्भाशय क्या करता है, शिशु को यानी गर्भ को विकसित होने के लिए वो जगह प्रोवाइड कराता है, स्थान देता है। सबसे इम्पोर्टेंट भाग आप शुरू करेंगे यहाँ से अंडाशय से, कि अंडाशय मादा जनन तंत्र में मुख्य भाग है जहाँ पर अंडाणु बनता है, ठीक है। और उसके बाद अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में अंडाशय में बना हुआ एग यानी कि अंडाणु फैलोपियन ट्यूब के द्वारा गर्भाशय तक पहुँचता है, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय का ना आपको बता ही दिया कि गर्भाशय का क्या कार्य है, ठीक है। शिशु और गर्भ के लिए भोजन और स्थान देना, ठीक है। और उसके बाद ग्रीवा और योनि का कोई खास यूज है नहीं, ठीक है ना, ये बस ऐसे। तो ये मेन पार्ट से जो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और प्राइवेट पार्ट है तो ज़्यादा इतनी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करवा दिए बहुत है, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, थोड़ा बहुत पढ़ भी लें तो आपको और डिटेल में इसके बारे में पता चल जाएगा। तो आइए जब अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि गर्भरोधन क्या है। तो गर्भरोधन क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे कि गर्भ को रोकने को ही हम गर्भरोधन कहते हैं, ठीक है। इसकी विभिन्न विधियां कौन सी हैं, तो इसकी 4 या 5 विधियां हैं दोस्तों, ठीक है ना। अलग अलग बुकों में इसका अलग अलग दिया हुआ है, मुख्य रूप से 4 मानी जाती हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। सॉरी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है 4 विधियाँ होंगी, ठीक है। पहली यांत्रिक विधि यानी यांत्रिक अवरोध। इसमें क्या होता है, कॉपर टी और कॉपर टी और आजकल एक और आ रही है नए टाइप में, अरे सॉरी गलत बोल गया। यांत्रिक अवरोध मतलब कि हम यंत्र लगा के रोकेंगे, ठीक है। और उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कंडोम। तो ये दोनों में होता है, एक तो मेल में भी और फीमेल में भी, और योनि में फीमेल कंडोम लगता है, ठीक है। तो ये यांत्रिक अवरोध है, यानी हम जो शुक्राणु है उसको जाने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, अंडाणु तक। और दूसरा तरीका है क्या, रासायनिक तकनीकी। अब रासायनिक तकनीकी में जो मैं आपको अभी बता रहा था, डिस्कस कर रहा था कि कॉपर टी है, सहेली है, पिल्स हैं, ये सब जो है दुनिया भर की चीज़ें। और इसमें रासायनिक तकनीकी में भी थोड़ा सा अलग होगा। और कॉपर टी और वो मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मैं आपको पहले वही बता देता हूँ। ये IUCD कहलाता है, ठीक है, कि IUCD इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। ये डिवाइस होते हैं जो लगा दिए जाते हैं कहाँ पर, गर्भाशय में, ठीक है, या फिर योनि में कहेंगे, सही स्थान योनि होता है, तो योनि में से लगा दिया जाता है, ठीक है ना। और ये टी की तरह होता है, तो इसलिए इसका नाम कॉपर टी, और कॉपर का बना होता है। तो लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं होता, ठीक है ना। कॉपर टी से जो शुक्राणु टकराते हैं तो डेथ हो जाती है उनकी तुरंत ही, तो इसीलिए केमिकली वो, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका मैं रासायनिक तरीका आपको बताता हूँ। तो जैसे कि देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में कि रासायनिक तरीके में क्या होता है कि मादा में अंड को न बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देते हैं। इसके अन्य प्रभाव, विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें उदाहरण के लिए मालाडी गोलियां, जो कि अब तो नहीं यूज होती हैं, ठीक है। मालाडी है गांव में, आजकल भी गांव में यूज है इसका, ठीक है। मालाडी और सहेली जो है एक पिल्स है, ठीक है। और अनवांटेड 72 भी है, जो अलग अलग तरह की गोलियां हैं, ठीक है। ये सब रासायनिक तकनीकी हैं गर्भ रोकने की। उसके बाद दोस्तों चौथी विधि की बात कर लेते हैं, शल्य तकनीकी, शल्य क्रिया तकनीकी। अब शल्य मतलब इसको इंग्लिश में सर्जरी मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो सर्जरी के द्वारा, तो सर्जरी देखिए दोनों में की जाती है, एक तो मेल में भी और दूसरा फीमेल में भी। तो जो मेल में होती है उसे नसबंदी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और वैसेक्टोमी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है कि मैं यहाँ पे आपको बेहतर समझा पाऊँगा, आइए। उसमें क्या किया जाता है कि जो मेल का, यहाँ से देखेंगे आप, मेल का ये जो पार्ट है शुक्रवाहिनी, ये वाला जो पार्ट है शुक्रवाहिनी, ये वाला, ठीक है, इसको काट कर और बांध दिया जाता है, ठीक है। इसी को नसबंदी कहते हैं, क्योंकि ये नस है, तो इस नस को यहाँ से काट कर बांध दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से काट दिया और बांध दिया, गांठ लगा दी, ठीक है। तो इसे वैसेक्टोमी यानी कि पुरुष नसबंदी कहा जाता है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है शल्य चिकित्सा द्वारा। लेकिन आजकल डॉक्टर ऐसा नहीं करते, क्योंकि लोग नसबंदी करवाने से डरते थे, इस ऑपरेशन के नाम से डर जाते थे। तो अब क्या करता है डॉक्टर, बाहर से इसको खींचकर पकड़कर, थोड़ा सा दर्द होता है और यहाँ पे गांठ लगा देता है बस, ठीक है। तो उसमें चांसेस भी रहते हैं कभी कभी खुलने के, तो इसलिए थोड़ा सा हानिकारक हो जाता है।
कभी कभी, ठीक है, कि लोग सोचते हैं कि ये तो नसबंदी हो गई, अब टेंशन ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी वो खुल जाती है अपने आप, तो फिर वैसे केसेस में प्रेगनेंसी हो सकती है। और महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी कहते हैं उसे, हिंदी में भी यही कहेंगे। अब सारे साइंस के वर्डों के लिए इंग्लिश जो है हिंदी नहीं बनाई जाती। तो ट्यूबेक्टोमी इसलिए क्योंकि ये जो ट्यूब है ना, ये जो फैलोपियन ट्यूब, महिला नसबंदी बता रहा हूँ मैं आपको। फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है कि फैलोपियन ट्यूब को भी काट के बीच में से और बांध दिया जाता है, ठीक है, सर्जरी के द्वारा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो ये शल्य क्रिया विधि है, ठीक है ना, शल्य क्रिया विधि। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा 5 मार्क्स वाले में कि गर्भरोधन क्या है और इसकी विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव में क्या होता है यदि निषेचन होता है। तो आपको सिंपल सी बात समझ लेनी है कि जब निषेचन होता है तो युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज, ठीक है। युग्मनज कब बनता है, जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, ठीक है। इसमें जो डीएनए का अमाउंट है वो 2n होता है, डबल होता है दोबारा से। उसके बाद निषेचन नहीं होता है। तो हाँ, अब इसके लिए मुझे आपको वापस ले चलना पड़ेगा कि जब निषेचन नहीं होता तो एक छोटी सी प्रक्रिया और बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए, जब अंडकोशिका का निषेचन होता है तब की ये है, और जब अंडकोशिका का निषेचन नहीं होता तब आप सभी लोग समझते होंगे कि एमसी आ जाती है। एमसी मतलब क्या होता है, तो आप सब समझ सकते हैं, महिलाएं इसे समझ सकती हैं आसानी से, और अगर पुरुष हैं तो वो भी समझ लें। मैं बता ही रहा हूँ डिटेल में कि हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है, ठीक है ना, और तैयार करता है। चलिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो ये थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। ये जो दीवार है गर्भाशय की, थोड़ा यहाँ से मैं देता हूँ, ठीक है। ये जो दीवार है गर्भाशय की, ये जो दीवार, ये दीवार, भित्ति बोलते हैं हिंदी में से। तो ये जो भित्ति है गर्भाशय की, ये अपने आप को तैयार करती है कि अंडाणु जो निकला है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से जो अंडाणु निकला है वो यहाँ से आएगा और इसमें इसका पहले निषेचन होगा, ठीक है। जब यहाँ निषेचन दोस्तों याद रखें अंडवाहिका में होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक में। तो जब यहाँ निषेचन हो जाएगा उसके बाद वो युग्मनज बन जाएगा, और युग्मनज बनने के बाद कहाँ पे आएगा, यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और अगर इधर से आएगा तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ओके। और इसीलिए गर्भाशय की जो दीवार है, भित्ति है, वो अपने आप को प्रिपेयर करती है युग्मनज के भोजन के लिए, उसके अस्थायित्व के लिए, ठीक है, ताकि वो उसको भोजन प्राप्त दे पाए, उसे भोजन प्रोवाइड करवा पाए, ठीक है। तो इसीलिए गर्भाशय की दीवार जो है तैयार रहती है, मोटी हो जाती है, मांसल हो जाती है, उसमें ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, न्यूट्रिशन होता है। और जब ये हुआ ही नहीं, मतलब युग्मनज बना ही नहीं, तो अंडा यानी अंडाणु वो डिजनरेट हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे तक वो इंतज़ार करेगा, वेट करेगा, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए क्या होता है उसका इस्तेमाल, इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसीलिए वो अपने आप को प्रिपेयर करती है। लेकिन हमसे पूछा गया कि जब निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, तो मैं अब वो बता देता हूँ। जब निषेचन नहीं हुआ तो अंडा खराब हो गया। अब अंडा खराब हो गया तो ब्रेन से इसको सिग्नल मिल गया कि अब इसका काम नहीं है, यानी ये जो भोजन था अब उसकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो वो भोजन भी, अब भाई अब सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेहमानों के लिए खाना बनाए और मेहमान ही नहीं आए और 20-25 लोगों के लिए बनाए, तो खाना क्या होगा, फेंका जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जो दीवार होती है वो धीरे धीरे टूट टूट कर बहने लग जाती है, और उसी को हम एमसी कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और ये 2 से 5 दिन तक साफ़ होने में समय लेती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया मैंने, और जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। और दोस्तों देखिए, नॉलेज बहुत ज़रूरी है ताकि आप लाइफ में अपनी अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी बिता सकें। चाहे जो महिलाएँ हैं, जो हमारी छात्राएँ हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन आपको पता चल गई। आइए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि बीज बनने के प्रक्रम को समझाइए। तो आइए मैं बीज बनने के प्रक्रम को समझा देता हूँ बहुत ही आराम से और प्यार से। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि यहाँ पर अब देखते हैं, ठीक है, क्या होता है जब ये अंडाशय में निषेचन हो जाता है। जब अंडाशय में निषेचन हो जाता है तो ये जो कवरिंग है, ये जो चारों तरफ से है, ठीक है, ये बन जाएगा बीज। देखिए अब ध्यान रखिए, ये है ओव्यूल, ठीक है, ये अंदर का ये पूरा की पूरा बीज बन जाता है। क्या बन जाता है, बीज। और ये जो ऊपर का भाग है ये वाला, ये खाने लायक फल जो होता है ना, फल,
वो फल का एक गुद्दा बन जाता है, हिस्सा जो हम खाते हैं। और बीच वाला, मान लीजिए आम का पेड़ है तो बीच वाला गुठली बन जाएगी, ठीक है। और ये जो साइड साइड के हैं, नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग, यहाँ से ये सब टूट कर सूख कर गिर जाएंगे अपने आप। जैसे अमरूद के नीचे होता है ना, अमरूद के फल के नीचे सूखी सूखी पत्तियाँ होती हैं, तो यही भाग होता है कि जब एक बार निषेचन हो जाता है तो निषेचन के पश्चात ये जो बीच वाला भाग है वो बीज बन जाता है, और जो ये बड़ा वाला ऊपर वाला बाहर वाला भाग है वो गुदा बन जाता है, और नीचे और ऊपर के भाग सूख कर गिर जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बीज कैसे बनता है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अच्छी तरह समझाया गया कि अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है, और बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। हाँ, ये जो नाम है ना इसका, मैं अभी थोड़ा सा ऊपर बड़ा करता हूँ। हाँ ठीक है, इसको हम बीजांड कहते हैं दोस्तों। ये वाली जो परत है इसको हम बीजांड कहते हैं, ठीक है। तो बीजांड बदल जाता है किसमें? बीज में, इसलिए इसका नाम बीजांड रखा गया। और उसके बाद युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है, और बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है होकर बीज में बदल जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अंडाशय फल में बदल जाता है और फूल और अन्य भाग झड़कर नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था बीज वाला भाग कि हम बीज कैसे बनता है, और उसका आपने देख लिया डेमोन्स्ट्रेशन। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैं भी थक गया हूँ बोलते बोलते। तो मनुष्य में यौनारंभ क्या है, इस समय होने वाली परिवर्तन भी बताओ। चलिए तो आपको समझा देते हैं कि यौनारंभ क्या होता है। यौनारंभ का मतलब होता है शरीर में नए नए बदलाव आना, ठीक है। और उसे कहते किसे यौनारंभ? तो जब सेक्सुअल मैच्योरिटी शुरू होती है, यानी कि जब जो है प्रजनन के लिए जो परिवर्तन आते हैं शरीर में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बताया गया यौनारंभ, जब शरीर में यौन उत्पन्न होता है, यानी यौन धीरे धीरे विकसित होने लग जाता है, जो कि प्रजनन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। हमारे जो जनन अंग हैं उनका विकास होने लग जाता है, तो उसको हम कहते हैं यौनारंभ, ठीक है। तो अलग अलग, जैसे नर है और मादा है, इन दोनों में अलग अलग जो है लक्षण बनते हैं, दिखते हैं। कुछ लक्षण कॉमन होते हैं, जैसे कांख में लिखा है ना, किशोरों में एक समान, यानी कौन कौन से लक्षण हैं जो महिलाओं में यानी स्त्रियों में और पुरुषों में दोनों एक जैसे होंगे, लड़के और लड़कियों में एक जैसे। तो कांख व जनांग के पास गहरे बालों का उगना, ठीक है, त्वचा का तैलीय होना तथा मुँह से निकलना, ये दोनों में कॉमन होते हैं, लड़कों में भी और लड़कियों में भी, ठीक है। और दूसरा जो है कि लड़कियों में क्या होता है, तो अब अलग अलग बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कि स्तन के आकार में वृद्धि होना, ठीक है, और रजुधर्म होने लगना। रजुधर्म मतलब जो MC होती है, जो मैंने आपको समझाया पूरे विस्तार से, वही है, ठीक है। ये होता है लड़कियों में। ये यौनारंभ में सबसे पहली बार जो है MC आती है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, इंग्लिश में तो उसे मिनार्क बोलते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊँगा, इंग्लिश में पढ़ा है हमने साइंस को। और लड़कों में क्या क्या अंतर होते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, कि चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकल जाती है और आवाज़ का फटना, नहीं आवाज़ फट जाती है, ठीक है। तो ये परिवर्तन आते हैं, और जब ये परिवर्तन आते हैं तो इससे संकेत मिलता है, ठीक है, कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। यानी जब ये पूरे परिवर्तन अस्थायी हो जाएंगे, पूर्ण रूप से सारे परिवर्तन यानी विकास हो जाएगा आपके जनन अंगों का, तो फिर ये हम कहते हैं कि लैंगिक परिपक्वता आ गई है और अब आपकी शादी की उम्र हो गई है, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ जो भी आपके माइंड में डाउट होता है, आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है वहाँ पर जाके पूछ लें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं, ठीक है, ऐप्स के, उनको ज़रूर डाउनलोड कर लें। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।